ओशो मनुष्य जाति के इतिहास में पहले संबुद्ध ऐसे हुए जिनके पास दुनिया के अधिकांश देशों के लोग आए। इतना किसी संबुद्ध के पास कभी भी ज्ञात इतिहास में देखने में नहीं आया। जैसे कि ओशो जिक्र करते हैं बुद्ध और महावीर का, तो वो बिहार में प्रभाव था या ऐसे ही सब तरह का। तो दो भागों में बांट सकते हैं ओशो के पास आने वाले, पूर्व और पश्चिम। पूर्व में विशेष रूप से भारत की और पश्चिम से यूरोपियन और दूसरे देशों की। भारत से जो लोग ओशो के पास गए, क्योंकि भारत में ओशो भारत की भाषा में बोल रहे थे, भारत की जो जीवनचर्या से जुड़ी चीज़ों पे बोल रहे थे, तो निश्चित रूप से भारतीय सबसे पहले ओशो के पास गए। पश्चिम से बाद में लोग आने लगे। अगर एक शब्दों में कहूँ तो भारतीयों के ओशो के पास जाने के पीछे सेक्स भी एक कारण रहा, या सेक्स ही एक कारण रहा, पैसा एक कारण रहा, विदेश जाने की लालसा एक कामन रही, या इस तरीके की चीज़ें रही। कई लोग ओशो के पास इन वजहों से आए, या कह सकते हैं अधिकांश, या कह सकते हैं कि लगभग सभी। पश्चिम से जो लोग ओशो के पास आ रहे थे उनको वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो उनका जन्म ही ऐसे देश में हुआ, जो जन्मजात ही उनके पास उन देशों के पासपोर्ट थे। पैसे की पश्चिम में इतनी कोई समस्या थी भी नहीं। उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटीज़ होती है, काम धंधे आसानी से मिल जाते हैं, अर्थव्यवस्थाएँ अच्छी है, तो पैसे की लालसा भी। और सेक्स की निश्चित रूप से एक सहज सरल समाज है उनका, जहाँ इतनी कोई दिक्कत नहीं है। समाज स्वीकृत है कि भाई युवक युवती साथ रहते तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो उनका ओशो के पास आने के पीछे निश्चित रूप से साधना, ध्यान, रूपांतरण और ओशो का बुद्धत्व, ये बहुत बड़ा आकर्षण रहा। इसीलिए ओशो के जो समर्पित लोग रहे, जिनने ओशो के पूरे काम को हर तल पे संभाला, उसमें पश्चिम का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो और किसी कारण से ओशो के पास नहीं आ रहे थे, एक ही कारण था कि ओशो है। लेकिन भारत से जो जा रहे थे उनको विदेश भी जाना था, सेक्स भी की ज़रूरत पड़ रही थी, उनको पैसों का भी कोई जुगाड़ चाहिए था, या सब चीज़ें थी। तो और ये हुआ भी, जिसको विदेश का वीज़ा मिला पहली फ्लाइट से वो विदेश चले गए, या इसी तरीके के कामों में लोग उलझे रहे। तो न समर्पण और न ही उतना ओशो के वर्क के लिए कंट्रीब्यूशन। अगर तुलना ही करे तो पश्चिम का कंट्रीब्यूशन ही सब कुछ है। भारत का तो एक हेल्पर की तरह ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले सकते हैं। अब ये एक चीज़ का फ़र्क है, क्योंकि भारत में गुरु शिष्य की परंपरा हजारों साल पुरानी है, अध्यात्म यहाँ की हवाओं में है, बुद्धत्व की जो आकर्षण है, जो जादू है, उसकी स्वीकृति बहुत गहरे तक गई हुई है। तो जो भी ओशो के पास किन्हीं भी कारणों से गए, ओशो के प्रेम में तो पड़े, ओशो के प्रति एक श्रद्धा भाव तो आया। इसके लिए कोई नकार नहीं सकता, चाहे जो किया होगा, लेकिन ओशो के प्रति प्रेम तो भारतीयों का रहा। भावनात्मक तुल पे अगर फर्क करें तो निश्चित रूप से पूर्व के लोगों को बहुत ज़्यादा आपको बल देना पड़ेगा। ये जगह पश्चिम के चाहे ऐसी वो सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनका मन इतना मजबूत है, उनकी तार्किक शक्ति इतनी मजबूत है, उनकी बौद्धिकता इतनी मजबूत है, और हर चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके देखने की इतनी ज़्यादा गहरी चीज़ गई हुई है। फिर निश्चित रूप से अध्यात्म की, बुद्धत्व की या साधना की इतनी लंबी परंपरा नहीं है। तो कितने ही होने के बावजूद उस तल पर फिर थोड़े से पश्चिम के लोग नीचे पीछे रह गए, भारत के लोग थोड़े आगे चले गए। एक तल पे वो बहुत मजबूत रहे, एक तल पे भारत के लोगों की मजबूती को भी मानना पड़ेगा। अब ओशो का जो प्रयोग था पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था। जो पश्चिम की गुणवत्ताएं हैं
वो पूरब के लोग सीखें, और जो पूरब की गुणवत्ता है वो पूरब के लोग सीखें। और ऐसा ओशो के पास घट रहा था, हमने आंखों से देखा। अद्भुत संगम हुआ था पूरब और पश्चिम का, विज्ञान और धर्म का, संसार और संन्यास का। अद्भुत। और जो रजनीशपुरम बना वो एक उसकी बहुत बड़ी शुरुआत थी। काश कि वो सफल हुआ होता। पश्चिम के लोग पूर्व वालों से सीख रहे थे। मेरी मित्र रही विदेशी, एक बार एक स्विट्जरलैंड की महिला मित्र थी। वो मुझे जब भी देखती थी वो कहती थी, यार तुम लोग भारतीय लोग ऐसे इतने शांत कैसे होते हो? बोले तुम में तेजी होती नहीं है। मेरे साथ कभी बाजार जाती थी वो लोगों को देखती थी आते जाते भीड़ में, तो कहती थी सारे लोग कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, न इनको कहीं जाना है न कहीं आना है। बोले हमारे देशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, वहाँ हम सिर्फ भागना देखते हैं। वो हंस के मुझे एक बार कहने लगी, तुम्हारे यहाँ के मच्छर भी ऐसे ही है, बिल्कुल शांत। बड़ी मस्ती से उड़ते हैं, काटा तो काटा, नहीं काटा तो नहीं काटा। तो ये बात तो भारतीयों की निश्चित रूप से माननी पड़ेगी। भावुक लोग होते हैं, हृदय के लोग होते हैं, और अध्यात्म के प्रति उनके अंदर बहुत गहरी चढ़ गई। इसीलिए जब वो शो बार बार कह रहे थे कि मन से हृदय पे आना है, मन से हृदय पे आना है, वो भारतीयों के लिए मुश्किल नहीं था। भारतीय तो पहले से ही हृदय पे थे, पश्चिम के लोगों के लिए मुश्किल था। लेकिन फिर भारतीयों का मन पे जाना कठिन था। वो तार्किक नहीं है, वो बौद्धिक नहीं है, वो वैज्ञानिक सोच वाले नहीं है। वो संसार को सुंदर बनाने के लिए जो भौतिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें वो बहुत पिछड़ जाते हैं। इसीलिए पूरब गरीब रह गया, पश्चिम बाहरी तल पे बहुत अमीर हो गया। पश्चिम भीतरी तल पे इतना अमीर नहीं हो पाया जितना भारत भीतरी तल पे अमीर हुआ। यहाँ पर तो एक से एक समृद्ध हुए। नाम लो और बस आनंद आ जाए, रस घुल जाए। तो हम उस रस में पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से रचे बसे हैं। तो ये बहुत 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 बड़ी योग्यता है। तुलना ही की जाए तो निश्चित रूप से पूरब के लोगों की जो काबिलियत है उसका वजन ज़्यादा है, उसका मूल्य ज़्यादा है। क्योंकि ओशो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि 10,000 सालों से इस देश के मनुष्यों ने सिर्फ एक ही काम किया, भीतर जाने का। बाहर गरीबी आ गई, बाहर अभाव आ गए, बाहर कई तरीके की कमियां आ गई, बाहर के कई लुटेरे और आतताई लोग हमारे ऊपर अधिकार करते चले गए। उसके बावजूद भारतीयों ने अपनी जो अंतस की गुणवत्ता है उसको बनाए रखा। वो आज भी है। आज भी आप किसी भी जगह पे चले जाओ जहाँ भीड़ होती है, मंदिर में है या कहीं, आपको पता चलता है कि लोग बड़े मगन हो रहे हैं। भारत में जितनी भयावह समस्याएं हैं उसके बावजूद भारतीय हंस भी लेते हैं, मस्ती से बैठे भी, कोई इसका गुस्सा नहीं। और ये कारण होता है कि हमारे यहाँ बाहरी क्रांतियाँ होती ही नहीं। हमारे यहाँ सब चलता है। कौन सा देश ऐसा स्वीकारेगा कि एक व्यक्ति एक राजनेता के लिए तो दुनिया का सबसे महंगा प्लान 8,000 करोड़ का और दूसरे करोड़ों लोगों के लिए बस तक उपलब्ध नहीं। अब ये भेदभाव दुनिया का कोई देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया के किसी देश के प्रधान के पास में दुनिया का ये महंगा प्लेन नहीं है, हमारे देश के प्रधान के पास है। हमारे देश की जनता मांग ही नहीं करती, भाई मेरे तुम लाओ महंगा, इससे भी महंगा लाओ, हमें क्या, लेकिन हमारे लिए भी तो ठीक ठाक बसें चला दो। आता ही नहीं हमारे। किसी से चर्चा करोगे तो बस वही जो कि राजा हमारा सब कुछ होता है, राजा भगवान का अवतार होता है, वही वाला आज भी बात सुनने में आती है। अरे वो तो प्रधानमंत्री, उनके तो सब चीज़ें। अरे और पश्चिम में ऐसा करके देख लो कि पश्चिम के लोग तो ऐसे बेचारे दर दर की ठोकरे खा रहे हो, और उनका प्रधान तो वो तो क्रांतियाँ कर दे, हम लोग नहीं करते। पर ये अच्छाई भी, और अच्छाई की जगह वही थोड़ा सा समस्या भी बन जाती। लेकिन इसी का सुंदरतम प्रयोग ओशो ने किया कि जो मनुष्य का श्रेष्ठ है वो मिले, विज्ञान और धर्म मिले, संसार और संन्यास मिले, बाहर और भीतर मिले, स्त्री और पुरुष मिले। तो बहुत बड़ा प्रयोग था। और उसके आधार पे एक कम्यून बनाना और पूरी दुनिया में कम्यूनों की एक श्रृंखला बनानी। मैं सोचता हूँ कि मनुष्य जाति के इतिहास में इतना बड़ा प्रयोग मनुष्य चेतना के लिए कभी भी नहीं हुआ। और इसीलिए कम्यून का सफल न होना बहुत बड़ी
दुर्घटना मानूंगा मैं मानवता की, वो सफल होना चाहिए था। निश्चित रूप से उसके बाद में, अब कोई पूना की बात करें, पूना एक छोटी सी जगह थी, वो उसको कोई कम्यून की दृष्टि से तो देख ही नहीं सकते। अब वहाँ थोड़े से लोग रहे कि नहीं रहे, कि क्या हो कि क्या नहीं होती नहीं सी ज़मीन पे, वो एक रिजॉर्ट, एक प्रैक्टिकल बात तो है कि एक रिजॉर्ट की तरह ही उसको सर्वाइव किया जा सकता। जे ओशो का विजन है उसके अंदर, उसके अनुसार उसको आश्रम बना के तो नहीं चलाया जा सकता था, उसको रिजॉर्ट बना के ही चलाया जा सकता था। और उसका हमने प्रयोग करके देखा, वो सफल असफल जो भी हुआ वो अलग। लेकिन कोई आज ये बातें करे कि जो कम्यून में होता था या ओशो के आसपास जो पूना में घट रहा था वो ओशो का जादू था, वो ओशो थे। और निश्चित रूप से जिन जिन लोगों के जादू जीवन में उतरा वो तो कहीं भी है तो उस आनंद में मगन है। बहुत कुछ जीवन में लोगों के घट रहा है ओशो के, ऐसा तो नहीं है नहीं कोई घटना बन हो गया, लाखों करोड़ों लोग बड़े आनंद में जी रहे हैं, बड़ी ओशो की मस्ती को जी रहे हैं, बड़े ओशो की विजडम को जी रहे हैं। उसके लिए पूना की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पूना को कम्यून मानना, ये मुझे तो बात, और ओशो ने भी कोई उसको कम्यून तो नहीं माना, क्योंकि जिस कम्यून की वो बात कर रहे थे ओशो, वो कम्यून 5,000 लोगों का, 5,000 से 50,000 लोगों का आत्मनिर्भर कम्यून, हर काम खुद करेंगे, जहाँ खेती भी होगी, जहाँ डेयरी भी होगी, जहाँ मुर्गी पालन भी होगा, जहाँ पे कपड़े भी बनेंगे, जहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें बनेगी, वहाँ पे हम बनाएंगे भी खाएंगे भी, और सारी जो अपनी ज़रूरत है, एक आत्मनिर्भर सोसाइटी कम्यून। 5,000 से 50,000, और पूना में तो 5,000 लोग पूरा कोरेगांव पार्क खरीद लेते और 5,000 लोग रहते, और वो सब संभव। अब बातें करने तो बहुत अच्छी है, बातें तो की जा सकती है, लेकिन क्या ये संभव था कि कोई पूरा कोरेगांव पार्क कोई खरीद ले? कैसे खरीदोगे? पश्चिम के लोग वहाँ प्रॉपर्टियाँ कैसे खरीदेंगे? भारतीयों की कितनी ताकत है जो वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीद लेंगे? और फिर जो भी थोड़े बहुत लोगों ने, विदेशियों ने पैसे लगाए, तो कईयों के साथ में जो फिर काफ़ी नुकसान भी हो गया। वो साउथ अफ्रीका के नाम से काफ़ी ज़मीन में पैसा भी लगाया, सब कुछ हुआ, सब पानी हो गया। तो अब कोई ये बात है कि कोरेगांव पार्क कौन खरीदता? किसके पास इतने पैसे थे? भारतीयों के पास इतने पैसे थे कि कोरेगांव पार्क खरीद ले? कोरेगांव पार्क में एक फ्लैट खरीदने की भारतीयों की, अधिकांश भारतीयों की हैसियत नहीं है। इसीलिए अब उस बात को उस तरीके से तो नहीं टाला जा सकता। लेकिन जो भी लोग आज भी वो पूना के लिए ऐसी भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो तथ्यों को पूरी परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पा रहे। अब वो ये सोचें कि जो ओशो के पास घटा था वो वापस घटे, वो तो ओशो के पास ही घटा, वो तो ओशो के पास ही घटा। अब ओशो का प्रेम, ओशो का आशीर्वाद, ओशो के ध्यान, ओशो का संदेश तो उपलब्ध रहेगा, लेकिन एक जगह पे इकट्ठे होने के लिए जो एक जादू चाहिए था देव की उपस्थिति का, वो नहीं है। तो पूरब के लोगों की अपनी गुणवत्ता है, उसकी भी इस मनुष्यत्व को ज़रूरत है। पूरब पश्चिम के लोगों की भी अपनी गुणवत्ताएँ हैं और काबिलियत है, जिसको इस मानवता को ज़रूरत है। अब वो समन्वय कब होगा, एक सुंदरतम समाज, एक पूर्ण समाज, एक होल समाज कब बनेगा, ये तो अस्तित्व जाने। आने वाले समय के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ओशो का प्रयोग हमने ओशो के सामने होते देखा। सबके लिए एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ था, और ओशो ने हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया, जहाँ हम सब अपना श्रेष्ठ और बेस्ट मिलकर जी सकें, और एक दूसरे को प्रेरणा दे सकें, एक दूसरे को सिखा सकें, और एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ सकें।